Hi, good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's proceed the day with the important articles today discussed in the newspaper. We'll discuss it thoroughly. So this is the first article I choose for you, which is two steps back. India need to close the gender gap in education and politics. ठीक है तो जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप का रिपोर्ट आया है. ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024. ठीक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रीसेंट रिपोर्ट है ये कौन लेके आता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है, जेंडर गैप, ठीक है, मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अलग अलग इसमें तीन चार क्राइटेरिया इन्होंने रख रखा है. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है ना, उसके बाद इकोनॉमिक टर्म्स में, एजुकेशन में, सब पे क्या है, मेल और फीमेल के पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो काउंट करते हैं और उन दोनों के बीच में गैप कितना ज़्यादा है. मतलब जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ज़्यादा है कंपैरेटिव टू मेन या कम है, इसी को जेंडर गैप है. मतलब महिलाओं में और पुरुषों में एक गैप है ही, है ना. बहुत सारी चीज़ों में है. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, इसी बार जैसे इससे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हमारे, जो वुमेन थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में, उनकी नंबर 78 था. ठीक है, द नंबर वाज 78. लेकिन रिसेंटली 2024 अभी इसी साल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एज फार एज वुमेन इज कंसर्न, तो जो वुमेन का जो नंबर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, वो अभी घट के कितना हो गया, 74. ठीक है. ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. कैसे 2023 के अंदर एक बात किया गया किस चीज का, वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर. वुमेन रिजर्वेशन बिल, हालांकि ये अभी भी पेंडिंग है, अभी ये आया नहीं है फोर्स में, लेकिन इसमें कहा गया है 2023 के वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास, जिसकी बात चल रही है कि अब ये इफेक्टिव हो जाएगा जल्दी ही. तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि महिलाओं को, वुमेन को, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, इनका रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाना चाहिए, वन थर्ड. कहाँ पे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों पे. यानी सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह पे कितना होना चाहिए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वन थर्ड होना चाहिए. यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ाना है. पर ये जो चीजें हैं ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं. अभी मैंने आपको एकदम लेटेस्ट डेटा बताया. ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, कुछ सेक्टर्स के हिसाब से ये देखते हैं कि क्या इनइक्वालिटी है जेंडर्स के बीच में. इस रिपोर्ट में पिछले 14 साल से एक ही कंट्री टॉप कर रही है, वो है आइसलैंड. ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लेके आता है? सो विच इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सेकेंड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज विच कंट्री टॉप द लिस्ट, आइसलैंड. ठीक है, आइसलैंड पिछले 14 साल से, यानी आइसलैंड इज maintain its position as the most gender equal country for the 14th consecutive year. ठीक है, यहाँ पे जेंडर गैप काफी कम है, देखो 91.2%. तो फिर क्या है, अदर नॉर्डिक कंट्रीज यानी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये भी टॉप 5 में है. इंडिया का रैंक काफी पीछे है इसमें. इंडिया रैंक करता है 129 में. कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का रैंक कितना है ग्लोबल जेंडर गैप में, तो हम 129 में है आउट ऑफ 146 कंट्री, विच इज नॉट अ गुड साइन. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द स्लाइट रिग्रेशन इज मेनली द रिजल्ट ऑफ स्मॉल डिक्लाइन इन एजुकेशनल अटेनमेंट में, हम थोड़ा पीछे चले गए हैं, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में. इसमें मैंने आपको जैसे नंबर ये दिखाया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में और इन चीज़ों में जो ज़रूरत है क्या इस गैप को कम करने की. इवन आप सोचो कि इंडिया एशिया में, साउथ एशिया के अंदर 5वें नंबर पे है. अगर सिर्फ एशिया एशिया की बात करें, बांग्लादेश भी हमसे आगे है जेंडर गैप में, नेपाल, श्रीलंका, भूटान. ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान हमसे पीछे है. तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. ठीक है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है लेकिन अभी भी हम जेंडर गैप कम नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ हेल्दी साइन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, बेसिकली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एनजीओ क्या होता है? जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता. ठीक है, ये वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करता है. दो तरह की बॉडी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होता है जिसका मेन फोकस क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ाना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द की फॉर व्हाट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करते हैं, जिसके लिए आपको भी जुडिशरी में जाना है ना, अगर जज बनना है तो. वैसे भी लार्जली करना ही है.
तो यही है। सो इट वाज फाउंडेड ऑन 1971। डेट की इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक बेसिकली एक आइडिया मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर बस पता होना चाहिए। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आज एक और वजह से न्यूज में था। ठीक है, यहाँ पे एक पीस सबमिट किया गया ऑर्गेनाइज। ठीक है, यूक्रेन और रशिया को क्या है कि वहां पे जो लड़ाई हो रही है वो खत्म हो जाए और पीस समझौता हस्ताक्षर, मतलब पीस पे आ जाए वो दोनों। लेकिन ये जो पीस था इसमें 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया ने उसमें सिग्नेट साइन नहीं किया उस अकॉर्ड में। ये कहा कि ये रशिया और यूक्रेन का मामला है और दोनों को इंडिविजुअली बैठ के ही चीजों को सुलझाना होगा। तो इसलिए ये स्विट्जरलैंड आज न्यूज में भी था। ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल। ठीक है। एक और है राइजिंग केस अंडर पॉस एक्ट। ठीक है। तो पहले आर्टिकल में जैसे मेंशन किया गया है, मोर एंड मोर वुमेन आर गेटिंग इनटू स्टेम्स। ठीक है, स्टेम क्या है? स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें देखा गया है कि ये जो एरिया है इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफी कम है, लेकिन अब ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं आज कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर्स में। सो जो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन है इन लीडिंग कॉर्पोरेट फर्म्स वो बढ़ता चला जा रहा है सिग्निफिकेंटली टाइम के साथ। लेकिन एक और चीज में एक देखा गया है कि एट्रिशन रेट भी काफी ज्यादा है। अट्रिशन रेट क्या होता है? अट्रिशन रेट बेसिकली होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो, आपने ज्वाइन किया, ठीक है, जॉब कर रहे हो आप, और फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी दिया गया, तो ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो छोड़ने की बात होती है, वन हु इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, उसमें भी वुमन का संख्या काफी ज्यादा है। तो उसके लिए देखा गया कि बहुत सारे उसके जो मेजर रीजन है वो क्या है कि एक तो सोसाइटी का प्रेशर होता है महिलाओं पे आफ्टर मैरिज, प्रेगनेंसी, और बहुत सारा पोस्ट प्रेगनेंसी वर्क लाइफ बैलेंस, दीज आर द रीजन जो रेयरली मेन पे अप्लाई होता है। इसकी वजह से जो एट्रिशन रेट है, यानी जो परसेंटेज हम निकालते हैं ऑफ एम्प्लॉय हु लीव इन ऑर्गेनाइजेशन, वो वुमेन में ज्यादा देखा गया है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक तरफ से स्टेम में पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन, लेकिन एट्रिशन रेट भी ज्यादा हो रहा है। तो एट्रिशन रेट अगर कम होगा तो ये बैलेंस होगा और काफी अच्छा होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब एक एक्ट आया था बहुत पहले, 2013 के अंदर ये एक एक्ट आता है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, जिसे हम पॉश एक्ट भी बोलते हैं, पॉश, POSH। क्या है ये? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट 2013। ठीक है, एक विशाखा गाइडलाइन है, तो 1997 में विशाखा गाइडलाइन आया था। उसके बाद ही ये लॉ फ्रेम किया गया और इसको ऑलमोस्ट डिकेड लग गया इसको पास होने में, और 2013 में फाइनली एक एक्ट आता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट वर्क प्लेस, है ना, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वुमेन के रिगार्डिंग अगेन वर्क प्लेस के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आता है 2013 के अंदर। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर दिया हुआ गया है कि मतलब कह तो रहे हैं हम ऐसा, लेकिन अभी क्या है, टाटा कंसल्टेंसी के 2024 में उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल किया है उसमें देखा गया 110 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। सिमिलरली इन्फोसिस, तो ऐसा एक ट्रेंड देखा गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट पोस्ट कोविड फिर से बढ़ने लग गया है। तो ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, मतलब ये एक्ट के थ्रू आपने एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाया है, कहाँ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या ये ठीक से बॉडी काम कर पा रही है या कुछ लैप्सेस हैं, उनको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसे पॉश एक्ट भी बोलते हैं, POSH एक्ट, विच केम इनटू फोर्स इन 2013। ठीक है, तो 2013 में आता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है ये एक्ट। अगर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे लिखते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, दिस दिस एक्ट, पॉश पॉश एक्ट यानी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, इज ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ओनली, नहीं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर थ्रू आउट द इंडिया, पर ऐसा नहीं है। दिस इज वैलिड फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। ये एक्ट कैसे फॉर्मेशन हुआ? तो एक बनवारी देवी का इंसिडेंट है 1992 के अंदर। ये एक सोशल वर्कर होती है वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान सरकार में। तो ही वॉज गैंग रेप्ड।
क्यों? क्योंकि शी ट्राइड टू प्रिवेंट द मैरिज ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, सोचो कैसी स्थिति थी। तो और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जिसे बहुत ही फेमस नाम है विशाखा गाइडलाइन, ठीक है, वाइल हियरिंग प्लीज फाइल्ड अगेंस्ट द क्राइम, द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ दैट गारंटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो फाइनली 15 मतलब कि ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड 2013 के अंदर एक एक्ट बन के आता है। ठीक है, कोर्ट कहती है कि दे ड्रू इट्स गाइडलाइन फ्रॉम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसे बचाना है ऑन ग्राउंड। किस किस ग्राउंड पे? ओनली ऑन रिलीजन पे। रिलीजन के बेसिस पे किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, या उसका सेक्स इन द सेंस कि कोई भी जेंडर का हो, यानी मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी बेसिस पे क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। या प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि किसी का अगर प्लेस ऑफ बर्थ बिहार है, किसी का यूपी है, राजस्थान है, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो गाइडलाइन बनाई है विशाखा गाइडलाइन, उसके जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है वो यहीं से ड्रॉ किया है। फिर ऐसे बहुत सारे ट्रीटी हैं जिसमें कहा गया है कि इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो है इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको इलिमिनेट करने की जरूरत है। और ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे भारत ने भी साइन किया हुआ है, ठीक है, इंडिया ने भी रेटिफाई किया गया है। तो ये हो गया, ठीक है। एक और सवाल पूछेंगे कि ये जो एक्ट है, ये जिसे विशाखा गाइडलाइन और क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और पीयूएसएच एक्ट, ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखभाल करती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? सो इट वाज इंट्रोड्यूस बेसिकली बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप बताओगे कि अभी जो रिसेंटली पोर्टफोलियो असाइंड हुआ है उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको मिला है, हु इज द मिनिस्टर फॉर इट। अभी पोस्को एक्ट के अंदर, पोस्को नहीं, पॉश एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है ये लिखा गया है कि इसमें डिफाइन किया गया है व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है? इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कमेटी बनाई जाएगी हर ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पे बनाया जाएगा? द लॉ रिक्वायर एनी एम्प्लॉयर विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज। जहां पे भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पे आपको एक क्या है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनानी। कहाँ बनानी होगी? द लॉ रिक्वायर एनी एम्प्लॉयर विथ मोर देन 10 एम्प्लॉयज टू फॉर्म एन आईसीसी वेयर अ फॉर्मल सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय वुमेन। ठीक है, तो जहाँ पे भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे आईसीसी होना मैंडेटरी है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। ठीक है, महिलाओं के लिए बात की जा रही है। फिर इसका कॉम्पोजिशन बताया गया है कि बेसिकली 4 मेंबर होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी वुमन। तो इतना मतलब कॉम्पोजिशन की जरूरत नहीं है आपको, बस जो की एस्पेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब ये एक मसला है, हाई कोर्ट टेक ऑन मैरिज एक्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी एक इंटरप्रिटेशन दिया है, तो उसमें कहा गया है कि वो मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है इंटरफेथ मैरिजेज और स्पेशल मैरिज एक्ट। ये एक बार आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया है, 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, कि अगर कोई मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का शादी करता है तो अ, क्या कहते हैं उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया। दो तरह का एक्ट है, एक तो पर्सनल लॉ है, ठीक है, और एक क्या है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। पर्सनल में जैसे हिंदू कस्टम से शादी कर रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट लग जाएगा, मुस्लिम लड़का शादी कर रहा है अपने उसके थ्रू तो मुस्लिम मैरिज एक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर इंटर मैरिज हो रहा है, इंटर मैरिज मतलब इन सेंस इंटरफेथ मैरिज हो रहा है, तो ऐसे केस में कौन सा एक्ट आता है? स्पेशल मैरिज एक्ट, जो 1954 में आया। तो इसमें ही कहा गया है कि आर्टिकल, बेसिकली इसमें आप ये जानो कि दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 और 226 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 32 एंड 226। एक रिट आपने सुना होगा कि रिट फाइल किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 ये क्या है? ये फंडामेंटल, मैं एक बार आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा। 4-5 तरह के रिट होते हैं, सरशारी, मैंडमस, क्यू वारंटो, है ना, प्रोहिबिशन। तो ये चीज़ों के बारे में एक बार ब्रीफ मतलब काफ़ी अच्छे से आपको समझा दूंगा। बेसिकली आप ये समझो अभी कि रिट क्या होता है। एक रिटन ऑर्डर होता है, एक एक तरह का रिटन ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, जारी कर सकती है रिट, और हाई कोर्ट भी कर सकती है। इसमें क्या मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलता है, मतलब किसी भी इंडियन सिटीजन का अगर उसको ऐसा लगता है कि जो भी फंडामेंटल राइट उसको मिले हुए हैं, तो ये आर्टिकल में भी यही मेंशन किया है कि आर्टिकल 21 में तो क्या है, राइट टू
क्या है, आर्टिकल 21 क्या कहता है हमारा, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबको है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये वाला आर्टिकल बहुत ही ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया है, और ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे इसको टाइम टू टाइम इसको इंटरप्रेट किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, ये भी मेंशन है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो आर्टिकल 21 भी कभी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट क्लास की जरूरत है ना। तो विल डिस्कस इन द डेज टू कम। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी इंडियन सिटीजन का अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का अगर ब्रीच होता है, तो वो क्या है, वो रिट की डिमांड कर सकता है। कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करती है और हाई कोर्ट से भी मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है हमारे इंडियन संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट एन इंडियन सिटीजन कैन सीक फ्रॉम, ठीक है। इंडियन सिटीजन कहाँ से ले सकता है, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट। तो किसी भी भारतीय नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट का उसका ब्रीच हो रहा है, उसको वायलेट हो रहा है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट रेमेडीज के लिए अप्लाई कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। सेम आर्टिकल गेव द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, और हाई कोर्ट के पास भी पावर है। अब पावर का थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आर्टिकल 32 क्या है, ऑल्सो इम्पावर पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स, ठीक है, ये किसी अदर कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकता है। 1950 से पहले सिर्फ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन ही हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का अधिकार था। वैसे भी 1950 के बाद ही बहुत सारे हाई कोर्ट बने भारत में, ठीक है। तो ये बस एक ये सेंटेंस है कि जो रिट है भारत में वो इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है। तो रिट जुरिस्डिक्शन की बात की गई है आर्टिकल, ठीक है। तो आप क्या है, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिट इशू करने का, और 226 के तहत किसके पास अधिकार है, हाई कोर्ट को, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं कि आर्टिकल 32 में कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत क्या है, हाई कोर्ट को अधिकार है रिट इशू करने का, अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हो रहा है तो, ठीक है। अब ये मैंने एक टेबल बना दिया आपको, इसमें आप देखो क्या पर्पस है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, टू इन्फोर्स, टू ओनली इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट का एम्बिट इसमें बड़ा है, कैसे, फंडामेंटल राइट के साथ साथ और भी किसी अदर पर्पस के, अदर पर्पस को क्या डिफाइन किया गया है, कोई भी ऑर्डिनरी अगर लीगल राइट है, ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हो हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यू कैन ओनली गो इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच। तो सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पस भी के लिए भी आप जा सकते हो, अदर पर्पस एज इन एनी अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिखा गया है कि अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब देखो ये अंडर कफाला वर्कर आर डिस्पेंसिएबल। आपको याद होगा कि अभी एक दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था कि 49 जो है, 49 में से 40 इंडियन वर्कर्स जो हैं, दे वर डाइड इन अ फायर रेज इंसिडेंट, कहाँ पे, कुवैत के अंदर। तो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। इसमें क्या मेंशन किया गया है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा गया था कि भारत ने कोई भी एक हमने क्या है, कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन लॉ नहीं बनाया है। हमने तो नहीं बनाया, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम करती है। तो उस दिन मैंने आपको जीसीसी भी बताया था, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, क्यू बॉक्स, क्यू बॉक्स, ठीक है। क्यू बॉक्स में क्या हो गया, दिस इज कतर, यूएई, देन वी हैव बहरेन, कतर, यूएई, बहरेन, ओमान, कुवैत एंड सऊदी, ठीक है। दीज आर द कंट्रीज इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग, अ, ठीक है, ज्यादातर जो सेमी स्किल वर्कर है वो यहाँ पे जाते हैं। और क्या होता है, जैसे इस आर्टिकल में क्या गया, 49 वर्कर जो है माइग्रेंट वर्कर गए, लेकिन क्या है, अब ये अब इनकी क्या है बेचारों की, इसमें से 40 लोग तो रहे नहीं, जो रहे भी अब ये लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे दूसरे वर्कर को रिप्लेस कर लेंगे, नए लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। तो बस क्या है, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है लेबर के लिए वहां पे कि कोई कॉम्पनसेटरी अलाउंस दिया जाए, या बदले में क्या है उनको एक ऐसी सुविधा मिली जाए जो किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक है। देखो इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है, कुवैत, कुवैत की आबादी कितना है, 4.3 मिलियन, जिसमें से 70% के आसपास बाहर के ही लोग रहते हैं।
और रेस्ट ऑफ जीसीसी। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दीज सिक्स स्टेट आर होम टू रफली 35 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स। 35 मिलियन माइग्रेंट वर्कर रहते हैं, जो पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल माइग्रेंट है दुनिया में उसका 10% आबादी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर है। लेकिन स्टिल बहुत ही क्राउडेड है, अनसेफ है और एकदम अनहाइजीनिक है लेबर के एकोमोडेशन, जो बहुत ही सही बात नहीं है। ठीक है। तो ये कहा गया है कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए लेबर्स के लिए भी, एक ऐसे लॉ बनाने चाहिए ताकि उनका हाइजीन स्टैंडर्ड, उनके लिए भी बहुत सारे मेजर्स लेने चाहिए सरकार को। ठीक है। ये लिखा गया है कि एक सिस्टम होता है कफाला, है ना। कफाला में क्या है, कफाला इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ और प्रैक्टिस जिसमें स्टेट और सिटीजन के पास सारे पावर होते हैं, और इंडिविजुअल माइग्रेंट जो है उनको कहा तो जाता है कि टेम्पोररी है, पर उनसे काम जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है। ठीक है। तो ये लॉ सही नहीं है, मतलब ऐसे लॉ बनाने चाहिए, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल लॉ बनाने चाहिए जिसमें जो माइग्रेंट लेबर है इनका क्या है, इनके हित में काम किया जाना चाहिए। कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डिसेंट लिविंग भी है ना रफली कुवैत के अंदर, वो 200 कुवैती दिनार के आसपास पड़ता है, रेंट को अगर हटा भी दें तो। लेकिन क्या है, यहाँ पे वेजेस भी उस तरीके से नहीं दिए जाते हैं जैसा बोला जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर कहा गया है कि एक प्रॉपर लेबर लॉ होना चाहिए। ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉ फ्रेम करना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ के लोगों को ये दिक्कत ना हो। अब देखो, ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर काफी आजकल आर्टिकल आ रहे हैं, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी हमने डिस्कस भी किया था, है ना। क्या डिस्कस किया था कि देखो, एक हमारा है आर्टिकल 74। ठीक है। दो आर्टिकल बताया था मैंने, एक आर्टिकल 74 बताया था, और एक कौन सा आर्टिकल बताया था आपको, एक आपको बताया था आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 में क्या मैंने कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं। दो वर्ड होता है, दो वर्ड होता है, उसको कहते हैं, एक को कहते हैं डी फैक्टो। ठीक है। एक वर्ड होता है डी फैक्टो, याद रखना, और एक होता है डी जोरे। ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको रियल हेड कहते हैं। रियल हेड, रियल हेड, उसको कहते हैं डी फैक्टो। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज आवर रियल हेड, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनको कहते हैं ये रियल हेड नहीं है, ये नॉमिनल हेड है। बस इनको बना दिया गया है, लेकिन मेन जो फंक्शन और मेन जो काम है वो है हमारे प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि पीएम इज अ डी फैक्टो हेड, यानी रियल हेड, एंड प्रेसिडेंट इज अ डी जोर हेड, यानी डी, ये नॉमिनल हेड है। ठीक है। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है क्या, कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। और ये क्या करेंगे, दे विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हम किस तरह से अपने गवर्नेंस को चलाएंगे, और हाउ वी विल लुक आफ्टर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र नहीं है, तो क्या कहा गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करेगा, प्रधानमंत्री। एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस व्हाट, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये एडवाइजरी है, बाइंडिंग में। तो ये हो गया। अब ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जब लोकसभा इलेक्शन हुआ 52 के अंदर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ 15 ही मिनिस्टर थे। ठीक है। मतलब इनिशियली, मतलब कहते हैं कि 15 का कहा गया था, लेकिन इनिशियली 30 मिनिस्टर थे। देखा, ये लिखा है ना, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन नेहरू इंडक्टेड 30 मिनिस्टर इनटू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब 30 मिनिस्टर थे तभी। फिर ग्रेजुअली ये नंबर बढ़ता चला गया, कभी भी फिक्स नहीं किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे। तो एक कमीशन है भारत में, एक कमीशन आया जिसका नाम है नेशनल कमीशन। ठीक है। नेशनल कमीशन, वेट जस्ट मोमेंट, हाँ, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2000 के अंदर एक कमीशन आता है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन को हेड करते हैं जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया। और इन्होंने सजेस्ट क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया, एक कौन सा कमीशन आया, नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2000 के अंदर ये कमीशन आया, और जस्टिस वेंकट चलैया इसको हेड करते हैं। ये कहते हैं कि 10% की सीलिंग लगा दो, किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी जो भी टोटल स्ट्रेंथ है ना लोकसभा का, जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका 10% फिक्स कर दो, कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 543 है, तो 543 का 10% यानी कितना हो गया, 54 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट में तो होंगे नहीं,
तो कहते हैं कि 55 लोग हो गए, यानी 10% सीलिंग की इन्होंने बात की, इन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन तभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ। फिर एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 91st, और काफी न्यूज में भी है, अभी नया गवर्नमेंट भी बना है, तो वेरी हाईली चांसेस कि ये सवाल पूछा जाए आपसे। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट है, 2003 में आया। इसमें क्या कहा गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट एक्सीड 15%। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15% ऑफ द व्हाट? ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये दोनों जगह के लिए है, लोकसभा के लिए भी है, और किसी स्टेट में अगर चुनाव हो रहा है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी है। 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और ये 15% में प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। ठीक है, अगर सेंटर है तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और स्टेट है तो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। सो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद ये फिक्स कर दिया गया दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग होंगे? इट विल इंक्लूड 15% ऑफ द, इट विल इंक्लूड पीएम एंड सीएम एज वेल, एंड द साइज विल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 15%। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा का? 543। 543 का जो 15% होगा, इंक्लूडिंग पीएम, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी स्टेट में 90 सीट है, तो 90 सीट का 15% इंक्लूडिंग सीएम, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया? तो ये आया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर। ठीक है, 91st ये है ना। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं मेंशन नहीं किया रहता है। कोई भी, हालांकि ऐसा मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन स्टेट में ऐसा कहा गया है कि 12 मिनिस्टर से कम नहीं रखने हैं आपने। ठीक है, 12 मिनिस्टर से कम नहीं रखने हैं। ये तो मैक्सिमम कैप है ना, लेकिन मिनिमम के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा लिमिट नहीं है सेंटर में। लेकिन स्टेट में कहा गया है, छोटे स्टेट में, कि आपको मिनिमम 12 मिनिस्टर तो रखने ही रखने होंगे। अभी जो मैंने आपको बताया, बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली के लिए, दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या है? 10% है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना होना चाहिए? 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द, जो भी उनके असेंबली का स्ट्रेंथ होगा, उससे 10%। बाकी स्टेट के लिए और सेंटर के लिए कितना होगा? 15% होगा। लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए कितना होगा? सिर्फ 10%। सो यही डिस्कस किया हुआ था इस आर्टिकल में। ठीक है, तो आज के पेपर में कुछ खास चीजें नहीं थी, इतनी ही चीजें हैं। और कुछ कुछ होगा और देख लेते हैं एक बार अपन, है ना, और हमारे काम की क्या चीजें हैं। बट लार्जली यही चीजें हैं, बाकी ये अभी इरेगुलरिटी चल ही रहा है, ये लोग देख रहे हैं। हाँ, यहाँ से आप ये चीज एक मेंशन कर लो, हमारे कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है भाई? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, याद रखोगे? कौन है भाई? धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है हमारे? एमएचआरडी मिनिस्ट्री है ना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। अब ये वही वाला पीस समिट है जो मैं बता रहा था कि इंडिया रिफ्यूज टू इंडोर्स यूक्रेन मीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब इसमें 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इस पीस एग्रीमेंट में। 80 कंट्री ने साइन किया, इंडिया ने नहीं साइन किया। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं गए थे हमारे, अ, हमारे क्या है, एक हाई लेवल मीट में वो गए थे, सेक्रेटरी है ना, ये सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी हैं ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की, ये गए थे। तो इन्होंने पीस क्लॉज पे साइन नहीं किया, ये कहा कि इन्होंने क्या, पर हमारे तरफ से क्या डिस्टेंस रखा गया। चाइना को बुलाया गया था, चाइना तो क्या है, चाइना ने डिक्लाइन ही कर दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ब्राजील ने ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह इसमें पार्टिसिपेट किया। और इंडिया ने कहा क्या, ये मसला जो है ये यूक्रेन और रशिया का है, और उन्हीं दोनों को बैठ के सुलझाना होगा इसको। तो इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया इस पर। अब ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये अरुंधति रॉय के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यूएपीए एक्ट है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। मैंने इसके बारे में पूरा थॉरली डिस्कस किया पिछले क्लास में। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच इट, है ना। अरुंधति रॉय भी है इसके अंदर एक एक्टिविस्ट, इनको का मतलब राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय।
अरुंधति रॉय के ऊपर एक फैक्ट है जो ऐसे कभी कभी पूछा जा सकता है। अरुंधति रॉय जो है एक न्यूज में भी है, अभी काफी चर्चा में है, तो हो सकता है पॉसिबली एक सवाल पूछा जाए यहाँ से। तो अरुंधति रॉय वो इज द फर्स्ट इंडियन है ना, पहली इंडियन है जिनको बुकर प्राइज मिलता है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव बुकर प्राइज, है ना। अगर जैसे सिर्फ इंडियन है, एक इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे तो एक नायपॉल है, उनको मिला था, लेकिन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव बुकर प्राइज, तो इनको एक किताब है इनकी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको पहला बुकर प्राइज मिलता है, पहली भारतीय जिनको बुकर प्राइज मिलता है, 1997 में इनको मिलता है। फर्स्ट इंडियन है ना, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव और गॉट द बुकर प्राइज। इनकी किताब का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हालांकि बुकर प्राइज मिलना स्टार्ट होता है 1969 में। पहला बुकर प्राइज एक किताब है समथिंग टू आंसर फॉर, इसके लिए एक पीएच न्यूबी करके एक राइटर थे, उनको मिला था। ठीक है। तो हमारे मतलब की चीज ये क्या है कि न्यूज में है, और मैंने यूएपी आपको पहले भी बता दिया, तो फर्स्ट इंडियन जो वुमन है जिनको बुकर प्राइज मिला है, वुमन नहीं इंडियन, वुमन और मेन कैटेगरी कुछ भी जोड़ ले, तो पहली इंडियन जिनको बुकर प्राइज मिला है वो कौन है, हमारी अरुंधति रॉय, है ना, अरुंधति रॉय। एंड अरुंधति रॉय को किस किताब के लिए मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये हमारे मतलब का नहीं है, G7 और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, किस पार्टी को कितना सीट मिला और क्या चीज़ें बदली, इसके ऊपर है। ये वाला मैंने आपको समझा दिया, आर्टिकल 32 एंड 226, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी हम। जेंडर गैप मैंने आपको बता दिया कि भारत अभी थोड़ा और फिसल गया है। ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के ऊपर बात किया गया है, 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, 15 या 17 है, बताओगे आप। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ा करो, एसडीजी के ऊपर भी मैं एक क्लास लूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे पहले एक क्लब क्लब ऑफ रोम में बात किया गया था, सबसे पहले जो मुहिम जारी हुई थी इसकी। और उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, ब्रटलैंड कमीशन, फिर ब्रटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बात किया। और आज जो हमने एक टारगेट रखा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक। ठीक है। अब वो कौन कौन से गोल हैं उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है। कफाला सिस्टम हमने देख लिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ लिया। एक ये सेस कहा गया, सेस क्या होता है, जब किसी भी चीज पे आप टैक्स देते हो, टैक्स ऑन टैक्स को सेस बोलते हैं, मतलब आप टैक्स पे भी टैक्स देते हो तो उसको सेस, कभी कभी स्पेशल पर्पज से लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ कल्याण सेस पहले लगाया गया था, है ना, सफाई को लेके। आप जो टैक्स देते थे उसमें कुछ हिस्सा एक कंपोनेंट जोड़ दिया गया, मतलब 2 रुपए 3 रुपए जो भी, 1 रुपए टाइप्स, तो उसको सेस का मतलब ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जब टैक्स पे भी टैक्स लगता है उसको सेस कहा जाता है, बहुत ही लेमैन टर्म्स में। ठीक है। तो ये बैंगलोर कमीशन ने, मतलब ये बैंगलोर का लोकल न्यूज़ है, लेकिन आपको ये पता चले कि सेस क्या होता है। बेसिकली टैक्स तो टैक्स पता चल गया, टैक्स तो एक होता है, और टैक्स के ऊपर भी जब टैक्स लगे, टैक्स ऑन टैक्स इज सेस। लेकिन सेस किसी स्पेशल पर्पस लिए लगाया जाता है, किसी स्पेसिफिक एंड स्पेशल पर्पस लिए लगाया जाता है। स्पेशल एंड स्पेसिफिक, नॉट स्पेशल एज इन स्पेसिफिक पर्पस, है ना। जैसे स्वच्छ कल्याण टैक्स, तो स्वच्छता के ऊपर कभी कभी ऐसे, जैसे यहाँ पे भी उसी पे लगा हुआ है। अर्बन लोकल बॉडी में क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने कहा है कि, ये क्या लिखा है, द मुंबई का एक कमीशन है, बेंगलुरु मंगरा कमीशन हैज प्रपोज्ड सॉलिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस ऑफ 100 पर मंथ फॉर ईच हाउस होल्ड, है ना। तो कच जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या है, ये सेस लगा रहे हैं 100 रुपए का, तो वहां के लिए स्पेसिफिक है। अब ये हमारे मतलब की न्यूज नहीं है। हाँ, ये एक काम की चीज है। इंडिया रेडी टू होस्ट इट फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज भारत होस्ट करने जा रहा है। मल्टीनेशनल मतलब बहुत से, और भी बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, पर ये एयर एक्सरसाइज है, ये याद रखना। क्या नाम है इंडिया के पहले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का, तरंग शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूछेंगे कि भारत का जो पहला मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, तरंग शक्ति। ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज करने जा रही है, तरन शक्ति 2024, अगस्त में होने जा रहा है ये। और कह रहे हैं इसमें कि 10 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। तो कौन सा है एक्सरसाइज, तरन शक्ति। ठीक है। अब ये मैंने उस दिन भी आपको पढ़ा दिया था, पीएम किसान स्कीम के ऊपर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, दो दो हजार के 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसका 17, प्रधानमंत्री इस बार मोदी जी बनते ही इन्होंने सबसे पहला काम यही किया, 17वां इंस्टॉलमेंट रिलीज किया। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था।
हम्म, अब ये कुछ ऐसा एज सच हमारे काम की न्यूज़ नहीं है, तो सॉरी, and this is all from the today's Hindu newspaper analysis. तो विल मीट, है ना, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन। तो बस यहीं पे हम आज का सिलसिला खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।